मान्यवर काशीराम जी की प्रतिमा को लगा करके उन्होंने जो संदेश देने का काम किया है, मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूं। मान्यवर काशीराम जी यार क्यों नहीं हटाओ ना, आओ। ने देश में और प्रदेश में एक नई राजनीति की शुरुआत की थी। जो लोग जानते होंगे वो जानते होंगे कि जहां उन्होंने पंजाब में जन्म लिया, पुणे में नौकरी की और उसके बाद वहां से DS4 से लेकर के उन्होंने एक पार्टी का गठन किया। जहां वो नौकरी करते थे, नौकरी करते करते जिन्होंने भेदभाव और जिस तरह का व्यवहार उनके साथ हो रहा था, उसको अपने दिल और दिमाग में रख करके उन्होंने जो शुरुआत की, वो शुरुआत ऐसी हुई कि धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। जहां उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चल करके, जो समाज सबसे पीछे था, जिस समाज को कोई सम्मान नहीं दे रहा था, जिस समाज को जो अधिकार मिल जाने चाहिए थे वो नहीं मिले थे, जो संघर्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया, जो संविधान दे करके उन्हें अधिकार दिए, उन अधिकारों को भी नहीं दिया जा रहा था। उस समय मान्यवर काशीराम जी फ्रीजर पैक करा लो। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में लोगों के पास जाकर के, गांव-गांव, घर-घर जाकर के लोगों को जोड़ने का काम किया। पहले उधर के करा लो। जो लोग आज इस बात को कह रहे हैं कि हम लोग बहुजन समाज में सेंध लगाने आए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम लोग सेंध लगाने वाले लोग नहीं हैं, हम बहुजन समाज को बांधने वाले लोग हैं। हम लोग बांध करके आगे चलना चाहते हैं। जो रास्ता बाबा साहब ने दिखाया, मान्यवर काशीराम जी दिखाया, उस रास्ते पे चलने का काम करेंगे। ये लड़ाई बहुत पुरानी है, न केवल उत्तर प्रदेश, देश देख रहा है जब से ये प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम शुरू हुआ है। बहुजन समाज पार्टी को न जाने कौन सी बात अच्छी नहीं लग रही है। उनकी पार्टी के नेताओं को, उनकी पार्टी के लोगों को कम से कम बधाई देना चाहिए था, और बधाई इसलिए देना चाहिए था, जिस बहुजन समाज पार्टी को बनाने में खून पसीना बहाया, जिस आंदोलन को उस ऊंचाई तक लेकर के गए, उन्हीं को सम्मान देने का काम आज हो रहा है यहाँ पर। लेकिन वो बधाई की जगह कुछ और बातें कह रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की कि मान्यवर काशीराम जी सबसे पहले इटावा से जीत करके लोकसभा में पहुंचे। उन्होंने कई चुनाव लड़े, छत्तीसगढ़ से लेकर के अमेठी, इलाहाबाद, बहुत सी जगह चुनाव लड़े, लोगों को जोड़ा, कई बार जीत के करीब पहुंचे लेकिन जीत नहीं पाए। जनता ने समर्थन दिया लेकिन समर्थन उतना नहीं मिल पाया जितना जीत हासिल कर सकते थे। लेकिन नेताजी और समाजवादियों ने उस समय बात को समझा और इटावा से पहली बार लोकसभा में चुन करके भेजा गया। और लोकसभा में पहुंचने के बाद और उसके बाद उत्तर प्रदेश की नई राजनीति शुरू हुई। अभी जब मैं मंच पे सुन रहा था, एक नारा दिया गया और जनता भी उस नारे से जुड़ने लगी। मुझे नहीं पता मीडिया के लोग, अखबार के लोग किस रूप में उस नारे को लेंगे, क्योंकि मीडिया और अखबार हमारा नहीं है, ये केवल हमारे पत्रकार साथी हमारे हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं
अगर इस नारे को लेकर के कोई राजनीति में बहस करोगे, तो जब मैं पहला चुनाव लड़ रहा था कन्नौज में, जब नेताजी ने मुझे चुनाव लड़ाया कन्नौज में पहला, वो चुनाव भी ऐतिहासिक था, क्योंकि हमारे खिलाफ जिनको लड़ाया गया इसलिए लड़ाया गया कि वो जीते नहीं, लेकिन कम से कम समाजवादी पार्टी का नुकसान पहुंचाते। जब मैं पहला चुनाव लड़ रहा था तो मैंने गलियों में वो नारे सुने थे। अगर उनको इस नारे पे आपत्ति है तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि कभी कन्नौज की गलियों में आपने नारा दिया था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। कन्नौज की गलियों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या ये नारा बुलंद नहीं किया था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है? हमारे नारे में तो केवल एक भगवान जी का नाम आ रहा, वो भगवान जी का नाम नहीं है, क्योंकि असली नाम भगवान जी का अगर कोई लेता है तो जय श्री राम लेता है, जय श्री राम नहीं लेता। नाम शिया है, इसलिए बहस में हम नहीं पढ़ना चाहते। और अगर इस बहस में पढ़ोगे तो आपने भी बहुजन समाज पार्टी की 3 बार नहीं 4 बार सरकार बनाई है, और वो नारा मैं नहीं दे सकता। वो नारा जो कभी दिया गया था बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, इनको मारो, मैं नहीं बात कहूंगा। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि मीडिया उनका है, अखबार उनका है। कोई बात यहां से निकलेगी तो उसका रास्ता और रूप क्या होगा, इसलिए मैं ये 2 नारे याद दिला रहा हूं। अगर आप उस नारे पर बहस करोगे तो हम इन 2 नारों पर बहस करेंगे। जब तुमने 2 बार नहीं 3 बार नहीं 4 बार सरकार बहुजन समाज पार्टी की इन्हीं नारों को लेकर के सरकार बीजेपी ने बनवाने का काम किया। अगर आज जरूरत किसी बात की है तो समाज को जोड़ने की बात हो, और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, समाजवादी आंदोलन जो नेताजी ने शुरू किया, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो रास्ता दिखाया, वो वही रास्ता है जो बाबा साहब का रास्ता है, वो वही रास्ता है जो मान्यवर काशीराम जी जिस रास्ते से चले, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और जो लोग नारा ये दे रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मैं उससे जानना चाहता हूं कि जब तक समाज नहीं गिना जाएगा तब तक सबका साथ, सबका विकास कैसे संभव है? अगर आप चाहते हो कि सबका साथ, सबका विकास हो तो जाति जनगणना होनी चाहिए, और बिना जाति जनगणना के न सामाजिक न्याय संभव है और न ही सबका साथ, सबका विकास संभव है। क्योंकि जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी देश और समाज को ले जा रही है, हमारे आपकी कोई पहचान नहीं होगी, हमारी आपकी कोई गिनती नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, मैं इतिहास के पन्नों में दोबारा पलट करके बताना चाहता हूं कि इस देश में अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज खुद नहीं आए थे, एक प्राइवेट कंपनी आई थी, और वो प्राइवेट कंपनी कारोबार कर रही थी। उस पर फौज के अधिकार, कानून के अधिकार नहीं थे, लेकिन ब्रिटेन में एक कानून पास हुआ था, और उस कानून के बाद वो कंपनी सरकार बन गई थी। और आज हम देखते हैं कि ये सरकार लगातार वो कानून लागू कर रही है जिससे कि हर चीज प्राइवेट हाथ में चली जाएगी। अगर प्राइवेट हाथ में चली जाएगी तो बताओ, हमें जो अधिकार मिला, जो सम्मान मिला, वो कैसे मिलेगा? जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण था, भागीदारी थी, आखिर क्या वो कैसे मिलेगी? और अगर आप देना चाहते हैं
तो हम बहुजन समाज के लोग के लिए एक ही चीज चाहते हैं कि हमारी भी गिनती हो जाए और गिनती के हिसाब से हमें हक और सम्मान मिल जाए। लड़ाई बड़ी जरूर है, लंबी लड़ाई भी है। हम समाजवादियों ने कोशिश कई बार की है, कई एक्सपेरिमेंट किए, कांग्रेस का साथ भी लिया, बहुजन समाज पार्टी को भी हम लोगों ने साथ लाने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी जो 0 से 10 पहुंच गई थी, 0 से 10, लेकिन इस बार तो हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी में सब बहुजन समाज पार्टी के नंबर 1 के नेता हमारे साथ आ गए हैं। ये वो नेता है जो कभी उस दल में नंबर 1 पर थे। सोचो 10 में से 1 हटा दोगे तो क्या बचेगा। इसलिए मैं आपसे सावधान करने आया हूं। कई बार भारतीय जनता पार्टी दूसरों का साथ लेकर के हमला करती है, दूसरों का साथ लेकर के चुनाव लड़ती है। इसलिए सावधान रहना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोग कर रहे हैं इनडायरेक्ट, उनसे भी सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम उन दलों से सावधान नहीं हुए तो हम लोग लड़ाई में कामयाब नहीं होंगे। इधर बहस छिड़ी है कि पढ़ाई में कौन आगे है। वो बात मैं नहीं कहूंगा जो दूसरे दल के नेता कह रहे हैं। न हम मार्कशीट मांग रहे हैं, न कोई सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली वाले ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि यूपी वाले ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अगर दिल्ली वाले ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो यूपी वाले नंबर 2 पर हैं, और यूपी वालों की पढ़ाई लिखाई तो हमने देख ली है। अब सदन में देख ली उनकी पढ़ाई हमने। ऐसी सरस्वती उनके ऊपर आई, छाई, कि उन्होंने कह दिया 56 में 46 यादव हो गए। 46 में 56, इसका मतलब मैं सही बोल रहा था, आप गलत बोल रहे हो। आपने पढ़ाई देख ली उनकी, क्या बोले 46 में 56, और वे भूल गई ये बात कि ये बात तो सब YouTube पर भी है, सोशल मीडिया पे भी है। जो बात मैंने कही वही सदन में कह रहे थे कि उनके नेता ने झूठ नहीं बोला। उनके नेता कह रहे थे कि 56 में 46 हैं, लेकिन वो ये बात भूल गए कि उन्होंने कहा था कि 46 में 56 है। 46 में 56। और जब मैंने सूची मांगी कि भाई सदन में हमें वो दे दो जो 46 हुए हैं हमारे, आज तक सूची नहीं दी। बताओ उन्होंने झूठ बोला कि नहीं बोला। और केवल एक बार झूठ नहीं बोला उन्होंने। जिन्होंने बजट को देखा होगा, बजट में क्या कहा कि हमने इतने रोजगार दे दिए, इतने नौकरी दे दी हैं कि उत्तर प्रदेश में अब बेरोजगारी दर केवल 4 कुछ बची है। और इसका मतलब ये है कि 100 में 4 ही केवल रोजगार गांव में बचे हैं। बस अब सबको रोजगार मिल गया है। अरे आप तो गांव वाले लोग हैं, गंगा किनारे वाले लोग हैं। तुम्हें गंगा की कसम ये बताओ, गंगा माँ की कसम सच बोलना, गांव में 100 में 4 बेरोजगार हैं क्या पूरे के पूरे बेरोजगार हैं। और अभी जब सरकार ने अपनी छठी मनाई, जब सरकार के 6 साल पूरे हुए तो छठी मनाई उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हमने इस बार उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी कर दी है। यहाँ तो सब गांव वाले हैं, खेती बाड़ी भी होगी, कुछ लोग तो छोटा मोटा कारोबार भी करते होंगे।
बताओ कितने लोगों की आय दोगुनी हो गई। इस छठी पर का वो देख लेना अखबार उठा करके, जब इस सरकार ने अपनी छठी मनाई तो कहा कि हमने प्रति व्यक्ति आय दोगुनी कर दी। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने जो हिसाब किताब मांगा वो अपने अधिकारियों से मांग लिया हिसाब किताब। अगर आय दोगुनी किसी की हुई है तो अधिकारियों की हुई है, आम जनता की आय नहीं दोगुनी हुई है। और फिर एक सपना दिखा रहे हैं, मैंने फिर देखा अभी कि एक सपना दिखा रहे हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी उत्तर प्रदेश की। और हमारे गंगा किनारे वाले रहने वाले लोगों, लखनऊ से इतने दूर रहने वाले लोग, इसलिए $1 ट्रिलियन बोला जा रहा है क्योंकि आप ट्रिलियन का मतलब ही ना समझ पाओ, और जब तक समझो तब तक आपसे वोट ले लें। ये बोल रहे हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी? अगर हम उनके आंकड़े मान लें, जो आंकड़े उन्होंने पेश किए सदन में, कहते हैं कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 16% है। और 16% ग्रोथ रेट का मतलब ये है कि चारों तरफ सड़क बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, बिजली लग रही है, अस्पताल बन रहे हैं, एम्बुलेंस चल रही हैं, पुलिस को गाड़ियां मिल रही हैं, और न जाने कितना खर्चा हो रहा है, तब जाकर के 16% की ग्रोथ रेट होगी। बताओ कहीं काम हो रहा हो तो बताओ दे सरकार ने। और फिर अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए, तो अगर हम उन्हीं के आंकड़े मान लें तो आज हमें 34% की ग्रोथ रेट चाहिए। इसीलिए उन्होंने अमेरिका से एक कंपनी बुलाई है, उसको 200 करोड़ रुपए दे रहे हैं। और 200 करोड़ इसलिए दे रहे हैं उस कंपनी को क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला है उस झूठ को कैसे सच बना दें, इसलिए 200 करोड़ अमेरिका की कंपनी को दें। बताओ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, और हमारा किसान इंतजार कर रहा है कि कहीं ऐसा केंद्र मिल जाए, कहीं ऐसे मंडी में स्थान मिल जाए जहां हमारा गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। और मैं आपको क्या कह जा रहा हूं, सरकारी खरीद गेहूं की नहीं होगी। और सरकारी खरीद गेहूं की इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जितनी भी देश की प्राइवेट कंपनियां हैं सबको इन्होंने लाइसेंस दे दिया है, और लाइसेंस दे करके आड़तियों के माध्यम से पूरा का पूरा गेहूं खरीदा जाएगा। और जो हमारे शहर में रहने वाले लोग हैं या और कारोबारी लोग हैं, कुछ लोगों को मुनाफा पहुंचाने के लिए जो पैकेट में आटा बेच रहे हैं, वो महंगा आटा बेचा जाएगा। जिसका नाम लिया हमारे साथी ने, वही आटा पुलिस को खिलाया जाएगा, वही आटा फौज को खिलाया जाएगा। गेहूं खरीदा आपका किसने? और जब आटे की सप्लाई होगी तो सोचो किसकी होगी। और आज जरा महंगाई को देखना आप, सरसों का तेल कहां पहुंच गया, रिफाइंड तेल कहां पहुंच गया, दाल की कीमत कहां पहुंच गई, डीजल की कीमत कहां पहुंच गई, पेट्रोल की कीमत कहां पहुंच गई, बिजली का बिल कितना देना पड़ रहा है। और ये जो हमारे नौजवान लाल टोपी लगाए हो, घरों पर लाल सिलेंडर भी रखा होगा, बताओ लाल सिलेंडर का क्या हालत है। जब सिलेंडर मिला था तो बताओ कितने रुपए देने पड़ रहे थे आपको, आप कहाँ पर हैं? और आज कितना देना पड़ रहा है आपको। और आप लोग कुछ ना बोले, इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार हर महीने आपको राशन दे रही है 100 रुपए का। वो तो नहीं से आप लोग आवाज न उठाएं। हाँ, 9,800। इसलिए बताओ, हिसाब किताब लगाओ कितने का राशन मिल रहा है आपको। आप खुद सोचो, हिसाब किताब लगाओ कितने का राशन होगा जी। और आपके सिलेंडर में कितना पैसा वसूल रही सरकार, सुबह 3 घंटे डीजल पेट्रोल में कितना वसूल रही सरकार।
बिजली के बिल में कितना वसूल रही सरकार? निशान लिए ना साइकिल और जो 100 नंबर 112 है वो कितना वसूल रहे आपसे? ये जो 100 नंबर शुरू की थी इसलिए की थी जिससे कि हमारे गरीब की मदद हो, और अगर खेत में या कहीं कोई घटना हो जाए तो पुलिस समय पर पहुंच जाए। लेकिन बताओ 100 को 112 करके क्या कर दिया? और एम्बुलेंस जो थी हमारी 102, 108 उसका क्या हुआ? ये जो अस्पतालों में इलाज मिल जाता आपको, जो अस्पतालों में दवाई मिल जाती, आज किसी अस्पताल में चले जाओ आप, अगर आप गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको इलाज नहीं मिल पाएगा, और अगर आपके ऑपरेशन की जरूरत है तो समय पर सरकारी अस्पताल में आपको ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। अगर आपको ऑपरेशन कराना तो जाइए प्राइवेट में या किसी और अस्पताल में, आपको नहीं दिए देगी सरकार। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग आवाज न उठाएं, इसलिए आपको राशन मिल रहा है। आप किसान भाई शोर न मचाएं, इसलिए आपको सम्मान राशि मिल रही है। इसलिए इस अनाज के और उसके चक्कर में तो नहीं पड़ जाओगे आप। इसलिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, कि जिन्होंने मान्यवर काशीराम जी की प्रतिमा को लगा करके उन्होंने नई पीढ़ी को सोचने के लिए मजबूर किया, और कम से कम ये प्रतिमा जो लगी है उससे बहुत बहुजन समाज के लोग प्रेरणा लेते रहेंगे। मान्यवर काशीराम जी ने जो संघर्ष किया, जो रास्ता दिखाया, और नेताजी ने जो साथ लिया था उस समय पर, उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव आ गया। हम लोगों ने भी कोशिश की कि बदलाव आ जाए पूरा, हम लोग कामयाब नहीं हुए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से जनता इस समय जागरूक हुई है और जिस तरीके से जनता बदलाव की तरह चल रही है, आने वाले 24 में और 27 में न केवल उत्तर प्रदेश और देश में बदलाव होकर के रहेगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। वहीं मैं महामाया एजुकेशन ट्रस्ट की आदरणीय श्रीमती शिवा मौर्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके प्रयास, उनकी मेहनत से इतनी बड़ी संस्था खड़ी हो गई। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जहाँ इतने बच्चों का भविष्य बेहतर हो रहा है, और बड़ी संख्या में भी नौजवानों का भविष्य बेहतर होगा, जिससे न केवल समाज बल्कि देश को भी एक नई दिशा दे सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो सुबह से आकर के और अभी लगभग 5 बज गए हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।